एपिसोड 371 टू 380। अध्याय 371। तो क्या फैसला हो गया है। अस्पताल में जीमिंग ने दादाजी को दलिया परोसा जो मदर जिन अपने साथ लाई थीं। जिन लिवेई डॉक्टर से बात करने चले गए जबकि मदर जिन जिनलियांग के साथ सोफे पर बैठ गईं। माँ जिन ने जीमिंग की ओर देखा और कहा, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हें और आराम करना चाहिए था। तुम लोग यात्रा से थक गए होंगे। जीमिंग ने दादाजी जिन को दलिया खाने में मदद करते हुए ऊपर देखा। यह कोई समस्या नहीं है माँ, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं सो गई थी, लेकिन मुझे लिवेई की चिंता है। वह सुबह जल्दी उठ गया और कार्यालय चला गया। माँ जिन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। ये देखकर उनका दिल खुश हो गया कि वह खुद से ज्यादा लिवेई की परवाह करती है। जब वे बातें कर रहे थे, दादाजी जिन ने अपना दलिया खत्म कर लिया और जीमिंग ने उनका चेहरा पोंछने में उनकी मदद की। उसने जीमिंग की तरफ देखा, उसकी हरकतें उसे छू गईं। वह जिन यू से बात कर रही थी, फिर भी उसका ध्यान उस पर था। वह उसे देखती रही और जब भी वह दलिया गिराता तो उसका चेहरा पोंछने में उसकी मदद करती। माँ जिन उससे बहुत खुश थीं। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पहली बार जीमिंग को इस तरह व्यवहार करते देखा था। अतीत में उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी और मो शिन्यू के साथ बहस के बाद जीमिंग ने जिन मेंशन में आना बंद कर दिया। उस समय मदर जिन ने उसे समझाने और शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच की गलतफहमी ने बर्फ को टूटने नहीं दिया। छोटी सी बात बड़ी हो गई और जीमिंग जिन परिवार के प्रति घृणास्पद हो गया। अल्पविराम। थोड़ी देर बाद जिन लिवेई डॉक्टर से बात करने के बाद कमरे में आया। उसने जीमिंग की तरफ देखा जो दादाजी के साथ खुशी से बातें कर रही थी। उसने माँ जिन की ओर देखा और कहा, माँ आपको घर जाना चाहिए। मैं दादाजी के साथ रहूंगा और जीमिंग को भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसे आराम करना चाहिए क्योंकि उसे ज़्यादा आराम नहीं मिला। वह जानता था कि वह थकी हुई होगी क्योंकि वे निंग शहर से बाली गए थे और वह थक गई होगी। उन्हें वहाँ केवल 3 दिन बिताने का मौका मिला और आराम करने के लिए भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला क्योंकि वे उस जगह की खूबसूरती को देखने में व्यस्त थे। बाली में उनकी पहली रात थी और उसके बाद जीमिंग ने उसे दोबारा छूने नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और वह थक गई थी। एक बार उसका स्वाद चखने के बाद उससे दूर रहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसकी मीठी खुशबू से उसका मन धुंधला हो रहा था। हालांकि उसने उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की क्योंकि उसे पता था कि उसका ये पहला मौका था, इसलिए ज़्यादा दर्द हुआ होगा और उसके पैर में भी चोट लगी है। वह नहीं चाहता था कि वह खुद को इतना थका ले कि उसकी मौत हो जाए, इसलिए उन्होंने अन्य दिनों में कुछ नहीं किया और सिर्फ उस जगह का भ्रमण किया तथा अपनी यात्रा का आनंद लिया। ये वाकई बहुत आरामदायक था, लेकिन उनकी हफ्ते भर की यात्रा छोटी हो गई और उन्हें जल्दी आना पड़ा, इसलिए वे अपनी योजना के अनुसार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। वह उसके साथ तैराकी करना चाहते थे और उसे सिखाना चाहते थे क्योंकि वह तैरना नहीं जानती थी, लेकिन उसकी चोट के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। अल्पविराम। माँ जिन ने लिवेई की ओर देखा और आह भरी। तुम लोग कल रात ही अपनी यात्रा से लौटे हो, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूँ? तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। जीमिंग के साथ घर वापस जाओ और आराम करो। लेकिन माँ, लिवेई नहीं चाहती कि मदर जिन अस्पताल में रहें क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए दादाजी की देखभाल कर रही हैं क्योंकि उन्हें भर्ती कराया गया था और यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। चिंता मत करो, मैं भी नहीं रुकूंगी। मैं घर जाकर आराम करूंगी जबकि लियांग और तुम्हारे पिता तुम्हारे दादाजी के पास रहेंगे। लिवेई की बात पूरी होने से पहले ही वह समझ गई कि वह उसके बारे में चिंतित है और उसने उससे कहा कि उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लियांग जो खेल खेल रहा था अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने बात रोकी और ऊपर देखा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम मेरा नाम ले रहे थे। माँ जिन ने भौहें चढ़ाईं और अपने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा, अरे बदमाश, तू तो खेलने ही आया था, यहाँ क्यों है? तूने हमारी बात भी नहीं सुनी। तू अस्पताल में है या अपने घर पर? वह सचमुच इस आदमी को समझ नहीं पाए। उसके इतने बड़े प्रशंसक हैं कि जब भी महिला प्रशंसक उसे देखती हैं तो पागल हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसमें इतनी दीवानगी क्यों है। वे इस आलसी आदमी के पीछे कैसे पड़ सकते हैं? जिन लियांग को गलत लगा और उसने मदद के लिए पिल्ला जैसी आंखों से जीमिंग की ओर देखा। जीमिंग आश्चर्यचकित थी जब जिन लियांग अचानक उसकी ओर मुड़ा और अपनी चमकती आंखों से उसे देखा। वह समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लिवेई उसके सामने आ गया और रेखा से उसका ध्यान हटा दिया। उसने जिन लियांग को घूर कर देखा ताकि उसकी नज़रें उसकी पत्नी से हट जाएं। जिन लियांग ने अपने भाई को अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए देखा। माँ जिन इस नाटक से थक गईं और उन्होंने जिन लियांग के सिर पर थप्पड़ मारा। ओह माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो सब फाइनल हो गया है। तुम अपने दादाजी के पास रह रहे हो और तुम्हारे पिताजी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा तुम रात को भी अपने दादाजी के साथ रहोगे। कल तुम्हारे पास काम नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपना ये घटिया बहाना देने की हिम्मत मत करना। माँ जिन ने जिन लियांग को दादाजी के साथ रहने का आदेश दिया। जिन लियांग अपनी माँ की बातें सुनकर चौंक गया। वह 2 हफ्तों से लगातार काम कर रहा था और अब उसके पास थोड़ा खाली समय है। उसकी माँ चाहती है कि वह अस्पताल में ही रहे। उसने अपनी माँ की ओर दयनीय भाव से देखा और कुछ नरमी बरतने की भीख मांगी, लेकिन माँ जिन ने पलट कर देखा और अब उनकी पीठ उसकी ओर थी। तो फैसला हो गया। उसने आह भरी और अपना खेल खेलने वापस चला गया। अब जब अस्पताल में ही समय बिताना है तो अपने तरीके से बिताएगा। जीमिंग उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करते देख हंस पड़ी। माँ जिन ने जिन लिवेई और जीमिंग की ओर देखा। तुम लोग जाकर थोड़ा आराम करो, तुम्हें आ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जीमिंग, तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपनी दवा समय पर लेना और कोई भी जोरदार काम मत करना। उसने आखिरी पंक्ति झिझक के साथ कही। उसकी बातें सुनकर जीमिंग की मुस्कान गायब हो गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। उसने अजीब तरह से मदर जिन की ओर देखा जो इशारा करते हुए मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि जीमिंग कुछ कह पाती, जिनलियांग हंसा, माँ आप उन्हें ऐसा करने के लिए कह रही हैं या नहीं? अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो वे आपको पोते पोतियाँ कैसे दे सकते हैं? जब जीमिंग ने उसके सीधे शब्द सुने तो उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। माँ जिन भी हैरान थी। आज उसने क्या खाया है? उसने उसे घूरा और फिर से उसके सिर पर थप्पड़ मारा। चुप रहो, वह उस पर चिल्लाई क्योंकि वह उससे सचमुच परेशान थी। वह उसकी बातों का मतलब निकालकर उसे अजीब स्थिति में डाल देता है। जीमिंग उनकी बातचीत देखकर अजीब तरह से मुस्कुराए। जिनलियांग अपने शब्दों में काफी स्पष्टवादी हैं। ###। अध्याय 372। क्या आपके मन में कुछ गंदे विचार आ रहे थे? सभी को अलविदा कहने के बाद जीमिंग और लीवेई अस्पताल के कमरे से बाहर चले गए। लीवेई ने उसका हाथ पकड़ रखा था जब वे नीचे जाने के लिए लिफ्ट की ओर चल रहे थे। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या हमें कहीं दोपहर का भोजन करने चलना चाहिए? लीवेई ने लिफ्ट में चढ़ते हुए उससे पूछा। दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। उसने अंदाज़ा लगाया है कि उसे भूख लगी होगी क्योंकि अस्पताल में बातचीत करते हुए उन्होंने बस कुछ फल ही खाए थे। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं बाहर खाना खाने नहीं जाना चाहती। उसने अपना हाथ उसकी बांह पर लपेटते हुए कहा। लीवेई ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसकी छोटी सी हरकत को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, तो हम कहाँ खाना खाएं? जीमिंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। बहुत समय हो गया तुम्हारे लिए कुछ पकाए हुए। तुम भी थके हुए होगे। तुम सुबह जल्दी उठ गए। उसने उसकी आंखों के नीचे काले घेरों को छूते हुए कहा। वह देख सकती थी कि वह कितना थका हुआ है और फिर भी सुबह ऑफिस चला गया। यूमेई ने उसे बताया कि उसने नाश्ता भी नहीं किया था। उसे अपने बारे में चिंतित देखकर लीवेई मुस्कुराया। उसने उसके हाथ, जो उसके काले घेरों को छू रहे थे, पकड़े और उन्हें अपने होठों की ओर खींचा। उसने कामुकता से उसके मुलायम हाथों पर एक चुंबन रखा और कहा, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसने उसकी आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा। उसकी तीखी निगाहों से जीमिंग का चेहरा लाल हो गया और उसके शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उसने बस उसके हाथों को चूमा, लेकिन इससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने उसे अपनी ओर खींचा, उसकी कमर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? हम लिफ्ट में हैं। वह बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि लिफ्ट में सीसीटीवी लगा हुआ था और वह उसे बार बार अपनी ओर खींच रहा था। लीवेई ने अपनी भौहें उठाईं और मासूमियत से पूछा, मुझे क्या रोकना चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ? उसने हल्के से उसकी कमर पर चुटकी काटते हुए पूछा। जीमिंग का चेहरा गर्म होने लगा। उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसे घुटन महसूस हो रही थी। लीवेई ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें उसके नम होठों पर थीं जो उसे बुला रहे थे। कुछ दिन हो गए थे और उसे उसकी तलब लग रही थी। खाने की बजाय इस वक्त उसे उसकी तलब लग रही थी। वह उसके रसीले होठों को चूमने के लिए झुकता है। जीमिंग की आंखें चौंक कर चौड़ी हो जाती हैं जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे उसकी तरफ देखने में शर्म आ रही थी। हालांकि लिफ्ट में कोई नहीं है, फिर भी वह इस तथ्य को नहीं भूल सकती कि वहां सीसीटीवी लगा हुआ है। कोई तो उन्हें देख रहा होगा। लीवेई ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे रखा था और जब उसके होंठ उसके होठों पर दबाने वाले थे। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे भूतल पर पहुंच गए। जब लिफ्ट खुली तो जीमिंग दंग रह गई और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने बाहर देखा तो कुछ बुजुर्ग लोग लिफ्ट के बाहर खड़े थे और उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। उसने अपनी स्थिति का एहसास किया और लीवेई उसके ऊपर मंडरा रहा था और उसकी कमर को पकड़े हुए था और वे बहुत अंतरंग स्थिति में थे। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। लीवेई का चेहरा तब काला पड़ गया जब वह उसे चूम नहीं पाया और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। उसने उसकी तरफ देखा तो उसने उसे धक्का देकर लिफ्ट से बाहर भाग गई और उसे वहीं छोड़ दिया। अंडस्को। उसे अपने से दूर भागते देख वह अवाक रह गया। वह सचमुच अस्पताल से बाहर भाग रही थी। उसने बुजुर्ग लोगों की ओर देखा और अपना हाथ जेब में डालकर अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। वह शांतिपूर्वक लिफ्ट से बाहर चला गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बुजुर्ग दंपति उसे अचंभित होकर देख रहे थे और उसके रवैये को देखकर अवाक रह गए। यहाँ तक कि वे भी उसकी ओर से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, फिर भी वह बहुत शांत और संयमित था। पब फ्यूचर एड्स। अस्पताल के बाहर जीमिंग शर्मिंदगी के कारण बाहर भागी क्योंकि वह उन लोगों का सामना नहीं कर सकती थी। ये बहुत शर्मनाक है। जब वह वहां से काफी दूर थी तो वह बाहर खड़ी हो गई और राहत की सांस ली। उसका चेहरा अभी भी गर्म था। उसने अपने ठंडे हाथों को चेहरे पर रखकर उन्हें शांत किया। उसने गहरी सांस ली और लीवेई के बाहर आने का इंतजार करने लगी। उसने इधर उधर देखा और आंखें सिकोड़ लीं, तभी दूर से किसी को देखा। उसने देखा कि एक आदमी और एक लड़का साथ साथ अस्पताल परिसर से बाहर निकल रहे थे। लड़का जाना पहचाना सा लग रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि यह वही लड़का है जिससे वह आज सुबह लिफ्ट में मिली थी तो उसकी भौहें आश्चर्य से उठ गईं। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे उस समय लिफ्ट से बाहर खींच लिया था। जब उसने देखा कि वह आदमी तेजी से चल रहा है और अपनी गति बनाए रखने के लिए तकनीकी रूप से लड़के को घसीट रहा है तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। एक आदमी अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो अपने बच्चे को जायदाद समझते हैं। भले ही उन्होंने उसे जन्म दिया हो, पर आखिर जिंदगी तो है ही। वे उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? वह उस आदमी को यह सिखाना चाहती थी कि बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पीछे अस्पताल के बाहर जाती, वह व्यक्ति अस्पताल परिसर से जा चुका था।
इसके अलावा उसे जिन लियांग की बातें याद आईं और उसने उसे खुद पर नियंत्रण रखने को कहा। वह हर समय सबके मामलों में दखल नहीं दे सकती। जब वह अस्पताल परिसर के बड़े प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी, तभी पीछे से एक हाथ आया और उसकी कमर पकड़ ली। वह चौंक गई, पीछे मुड़ी और लिवेई का खूबसूरत चेहरा देखा। वह हल्के से मुस्कुराए और राहत की सांस ली। तुम क्या सोच रही थी कि तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ? क्या तुम्हारे मन में कुछ गंदे विचार आ रहे थे? वह उसके कानों के पास झुककर धीमी भारी आवाज में बोला और उसके कानों में हवा फूंक दी। अध्याय 373 आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। लिवेई के अचानक पीछे से आने पर जीमिंग चौंक गई। उसने उसे देखने के लिए एक तरफ मुड़कर देखा, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। उसने गंभीरता से कहा। जिन लिवेई को आश्चर्य हुआ जब उसने कहा कि वह उसके बारे में नहीं सोच रही थी। उसने भौहें चढ़ाईं और उसे पार्किंग में ले जाकर पूछा, क्या कुछ हुआ था? वह समझ गया कि वह सिर्फ इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं कर रही थी क्योंकि वे लिफ्ट में अंतरंग स्थिति में पकड़े गए थे। वह अस्पताल के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगी और आह भरी। जब वे पार्किंग क्षेत्र की ओर चल पड़े जहां जिन लिवेई ने अपनी कार खड़ी की थी क्योंकि उसने उस कार को वापस भेज दिया था जिसमें जीमिंग आई थी, तो जीमिंग ने उसे सब कुछ समझाया जो हुआ था। उसने उसे बताया कि कैसे उसकी मुलाकात एक बाप बेटे से हुई और उसने अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया। उस लड़के की छवि आज भी उसके जहन में है क्योंकि लिफ्ट में पहले उसने उसे जिस नज़र से देखा था। पिता अच्छा आदमी नहीं लग रहा। वह हमेशा अपने बेटे को किसी वस्तु की तरह घसीटता रहता है और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि वह गिर जाए या चोटिल हो जाए। और उस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। वह उस लड़के के बारे में चिंतित है क्योंकि वह उसे अस्वस्थ लग रहा है। उसने केवल उसकी आंखें देखीं, लेकिन जिस तरह से वह उसे देख रहा था उसमें कुछ अजीब था। जब उनकी नज़रें मिली तो वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नज़रें नहीं मिला पाया और मुस्कुराता रहा। और जब उसके पिता ने उसे घूरा तो वह उनकी तरफ देख नहीं पाया और नीचे देखने लगा। हालांकि बच्चों का डरना सामान्य बात है जब उन्हें गुस्से से देखा जाता है, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी और उसके पिता भी उसे घसीट कर ले गए और चलते समय भी वह अजीब लग रहा था। जीमिंग ने इस बारे में सोचा और उस लड़के के बारे में चिंतित हो गई, क्योंकि अगर उसकी आंतरिक भावना सही थी तो उस लड़के को हल्का ऑटिज्म हो सकता था। यह अभी तक उसका केवल अवलोकन है क्योंकि उसने अभी तक उसकी जांच नहीं की है, लेकिन अगर यह सही है और अगर उसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो समय के साथ यह गंभीर हो सकता है। हालांकि उसने उसे अपनी भावनाएं नहीं बताईं, बस इतना बताया कि उस पिता ने उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया। उसे डर था कि कहीं पिता उस पर शक न करने लगे। लिवेई ने उसे कार में बैठने में मदद करते हुए धीरे से उसकी ओर देखा। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया जबकि उसने उसे यात्री की सीट पर बैठा दिया। यह शायद पहली बार था कि जीमिंग उनके साथ यात्री सीट पर बैठी थी, अन्यथा उनके साथ हमेशा एक ड्राइवर होता था। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई क्योंकि यह गोपनीयता अच्छी लगती है। लिवेई ने उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनूंगा जबकि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनोगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर वह थोड़ा चौंक गई। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा और सोचा, बच्चे। उसने इस बात के बारे में नहीं सोचा और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह बच्चे चाहता हो। जिन लिवेई ने उसकी उलझन भरी निगाहें देखीं और हंस पड़ा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, मैं अभी बच्चे नहीं चाहता। हम अभी अभी एक दूसरे को जानने लगे हैं और हमारा रिश्ता बेहतर हो रहा है। मैं इस समय बच्चों के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैंने अभी तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। हम अभी अभी एक दूसरे के साथ अंतरंग हुए हैं। मैं परिवार बनाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैं इस समय तुम्हें किसी के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने प्यार से उसकी ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। जीमिंग उसके शब्द सुनकर सदमे में आ गई। उसने उसकी नज़रें चुरा लीं और अपने हाथों की तरफ देखने लगी। उसे उसकी तरफ देखने में बहुत शर्म आ रही थी। वह हंसा और इंजन चालू कर दिया। अल्पविराम, आधे घंटे में वे जिन विला पहुंच गए। जीमिंग जल्दी से कार से उतर गई क्योंकि उसे उनके लिए दोपहर का खाना बनाना था। लिवेई ने उसे जल्दी जल्दी घर में घुसते देखा। वह उसके पीछे पीछे अंदर गया और उसे सीधे रसोई में जाते देखा। दोपहर के 3 बज चुके थे और उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने कहा कि वह उसके लिए खाना बना देगी, इसलिए वह उसे इंतजार नहीं करवाना चाहती। जब वह अंदर गई तो लिवेई मुस्कुराया। उसने हेड बटलर की तरफ देखा जो उसका कोट लेने आया था। उसने उसे अपना कोट देते हुए कहा, सभी नौकरों को 1 दिन की छुट्टी दे दो, तुम भी घर जा सकते हो। उसने रसोई में खड़ी आकृति को देखते हुए कहा। मुख्य बटलर ने आश्चर्य से लिवेई को देखा और पूछा, युवा मास्टर, आप चाहते हैं कि उन्हें 1 दिन की छुट्टी दे दी जाए? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? लिवेई ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर हाथ हिलाया। हेड बटलर ने लाइन का पीछा किया और देखा कि यंग मिस्ट्रेस रसोई में काम कर रही थी। वह उसकी निगाहों का मतलब समझ गया और सिर हिला दिया। वह रसोई में गया और सभी नौकरों को बताया कि वे घर जा सकते हैं। जीमिंग उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने बटलर की ओर देखा और पूछा, छुट्टी का दिन? क्यों, क्या कुछ हुआ है? इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लिवेई रसोई में आया और बोला, मैंने उससे सबको 1 दिन की छुट्टी देने को कहा था। वे दिन भर इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें आराम नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उन्हें 1 दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ समय बिता सकूं। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा और उसे इशारा करते हुए आंख मारी। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें उलझन से चौड़ी हो गईं। उसके शब्दों का क्या मतलब है? हेड बटलर ने सभी नौकरानियों को बाहर आने और उन दोनों को अकेला छोड़ने का संकेत दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा विला खाली हो गया और आसपास कोई नहीं बचा।
हेड बटलर इन कामों में तेज तर्रार थे, इसलिए बाहर जाने से पहले उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने सभी नौकरों को निर्देश दिया कि वे विला के अंदर न जाएं और उन्हें परेशान न करें। जीमिंग असमंजस में पड़ गई जब उसने देखा कि सभी लोग जल्दी में विला से बाहर भाग रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? लिवी मुस्कुराया और अपनी शर्ट की आस्तीन से बटन खोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी आस्तीन को ऊपर उठाया जिससे उसकी मांसल भुजाएं दिखाई देने लगी जो उसे और अधिक आकर्षक बनाती थीं। जीमिंग ने उसके जबड़े छोड़ देने वाली मांसल भुजाओं और उन सेक्सी नसों को देखा और प्रश्नवाचक मुद्रा में पलकें झपकाईं और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसे भावुक निगाहों से देखते देख उसका गला सूख गया। वह उसके प्रश्न को अनसुना करते हुए बड़े कदमों से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। जीमिंग उस समय अचंभित रह गई जब उसने अचानक उसे खींच लिया और अपने ठंडे होंठ उसके होठों पर रख दिए। वह उसे अचंभित होकर देखने लगी और उसे दूर धकेलने ही वाली थी कि उसने चुंबन तोड़ दिया और कहा, खाना बना रही हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। जब वह एप्रन ढूंढने के लिए मुड़ा तो वह उलझन में पड़ गई और उसे देखकर आंखें झपकाईं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने उसके सवाल का जवाब दे दिया है और अब वह उन दोनों के लिए खाना बनाने वाला है। जीमिंग उस समय अचंभित रह गई जब उसने उसे अचानक चूम लिया और उसके होठों पर चुंबन करने के बाद वह एप्रन खोजने लगा। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने उसके पहने हुए एप्रन की गांठ खोलनी शुरू कर दी। वह अचानक चौंक गई, लेकिन उसने उसे समय नहीं दिया और सीधे खड़े होने से पहले उसके कानों में हवा फूंकते हुए उसका एप्रन खोलना शुरू कर दिया। जीमिंग अवाक रह गई जब उसने उसे वहीं पर जमे हुए छोड़ दिया और सब्जियां धोना शुरू कर दिया। अध्याय 374 श्रीमती जिन, आप पहले क्या चखना चाहेंगी? मैं यह पास्ता। लिवी ने जीमिंग के अचंभित भावों को नजरअंदाज कर दिया और उसके लिए पास्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जीमिंग वहीं स्तब्ध खड़ी उसे सब्जियां धोते और उन्हें बारीक बारीक काटते हुए देखती रही। उसे चक्कर आने के बाद उसने उसे वहीं स्तब्ध सा खड़ा छोड़ दिया। वह पागल है, उसने गहरी सांस लेते हुए उसे मन ही मन कोसा। जीमिंग थोड़ी दूरी तक उसके पीछे खड़ी रही और जब वह खाना बना रहा था तो उसे पीछे से घूरती रही। उसे कभी पता नहीं चला कि वह खाना बनाना जानता है। ये पहली बार है कि वह उसके लिए खाना बना रहा है। लिवेई ने उसकी नज़र अपनी पीठ पर महसूस करते हुए पलट कर देखा तो वह उसे स्तब्ध भाव से घूर रही थी। उसने खुशी से अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह खाना पकाने वाले काउंटर के सामने अपनी बाहें छाती के सामने मोड़कर खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें मेरी ओर पीछे से देखना पसंद है? जीमिंग की नींद खुल गई क्योंकि उसके कान लाल हो गए थे। वह शर्मा गई और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम खाना बना सकते हो। लिवी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने कॉलेज में खाना बनाना सीखा था। मुझे खाना बनाना आता है पर आमतौर पर नहीं बनाती। तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे बनाए हुए खाने का स्वाद चखोगे। मैंने पहले कभी किसी के लिए कुछ नहीं पकाया, अपने परिवार के लिए भी नहीं, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ओह, तो मैं पहली हूँ? उसने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि वह उसकी पहली संतान है। लिवेई ने उसके लाल हो चुके चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर गहरे भाव उभर आए। उसने अपनी बाहें फैलाईं और बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ा। उसने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जीमिंग आश्चर्य से चीख पड़ी जब उसने अचानक उसे उठा लिया। आज वह इतना रहस्यमय क्यों हो रहा है? जीमिंग ने सोचा, क्योंकि वह आज उसे डराता रहा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। लिवी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे मुख्य काउंटर पर ले गया तथा खाना पकाने वाले काउंटर पर बैठा दिया। उसने पहले ही सब्जियां काट ली हैं और अब उन्हें पकाना बाकी है। उसने उसे काउंटर पर बैठाया और उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके कान के पीछे रख दिए। वह उसके और करीब आकर उसकी टांगों के बीच खड़ा हो गया। जीमिंग उनकी अंतरंग स्थिति के कारण शर्मा गई। उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी टांगें उसके पैरों को छू रही हैं। उसने डरकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई उन्हें ऐसे न देख ले। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने सबको पहले ही भेज दिया है। जब उसे एहसास हुआ कि वह शुरू से ही यही योजना बना रहा था तो उसने उसकी ओर देखा और उसे घूरने लगी। श्रीमती जिन, आप पहले क्या चखना चाहती हैं? मैं यह पास्ता। देखिए, इस पास्ता को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप अभी मेरा स्वाद चख सकती हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वह झुककर उनके कानों में भारी स्वर में बोला। वह इसे रसोई घर में करने की कोशिश करना चाहता था क्योंकि उसने सुना था कि जोड़ों को अपने रिश्ते को रोमांचक बनाए रखने के लिए नई और रोमांचक चीज़ें आजमानी चाहिए। और जब से उसने आखिरकार अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की है, वह हर बार जब वे प्यार करते हैं तो उसे दिलचस्प बनाना चाहता है। हालांकि वह जानता है कि उसके साथ हर बार यह रोमांचक और दिल को छू लेने वाला होगा। जीमिंग ने जब उसकी बातें सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसके कामुक शब्दों से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि यह आदमी बहुत ही कठोर शब्द बोलने लगा है। लिवेई, बस करो, ये सब करने का समय नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका शरीर कांप उठा जब उसने अपने कानों पर उसके होंठ महसूस किए। लिवेई ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और अपने होंठ उसके कानों पर रख दिए तथा कामुकता से उसके कानों को काटने लगा। जीमिंग इस अनुभूति से कांप उठा और उसने विनम्रतापूर्वक अपनी कमीज कमर पर पकड़ ली। कानों पर उसके हल्के चुंबन से उसे अपनी इंद्रियां लुप्त होती हुई महसूस हुईं। उसे पहले कभी नहीं पता था कि कानों पर चुंबन से ही कोई उत्तेजित हो सकता है, लेकिन लिवेई ने उसे गलत साबित कर दिया है। वह कुछ भी करके उसे पागल बना सकता है। उसने अपनी लार निगल ली और धीमी आवाज में कहा, लिवेई, मुझे भूख लगी है। लिवेई, जो उसकी खुशबू सूंघ रहा था और उसके कानों को चूम रहा था, उसकी विनती सुनकर रुक गया। उसने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और भारी स्वर में बोला, मैं भी। उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया और उसे चूमना जारी रखा। जीमिंग को जब उसका मतलब समझ आया तो वह दंग रह गई। उसने कहा कि उसे भूख इसलिए लगी थी क्योंकि उसे खाने की भूख थी, किसी और चीज़ की नहीं।
लेकिन उसका मतलब कुछ और था। वह भौहें चढ़ाकर करा उठी, मुझे खाना चाहिए, कुछ और नहीं। उसका चेहरा लाल हो रहा था क्योंकि वह न केवल उसके कानों को चूम रहा था बल्कि वह महसूस कर सकती थी कि उसके हाथ उसकी पीठ पर घूम रहे हैं। अपनी आवाज़ सुनकर उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपनी बात सामान्य रूप से कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर उसके हाथ चलते हुए महसूस हुए जिससे उसकी आवाज़ कांप उठी और वो कामुकता से कराहते हुए बोली। उसकी आवाज़ सुनकर ली वेई हंस पड़ा। इसीलिए तो वो उसे और भी ज़्यादा पसंद करता है। वो चाहे जितना मना कर ले पर उसका शरीर उसे मना नहीं कर सकता। लिवेई, कृपया रुकें, हम रसोई में हैं। उसने उससे अपने ऊपर से हटने की अपील की। लिवेई ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसके शरीर में सिहरन पैदा करते हुए उसकी पतली मोती जैसी सफ़ेद गर्दन की ओर बढ़ गया। जीमिंग को अपने पेट में गुदगुदी और शरीर में सिहरन महसूस हो रही थी। लिवेई ने जब उसके कांपते शरीर को महसूस किया तो वह मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें उसकी कमर पर कसकर लपेट लीं और उसे गले लगा लिया और अपना सिर उसकी गर्दन में रख दिया। जीमिंग आश्चर्यचकित थी जब उसने अचानक उसे गले लगा लिया क्योंकि उसने उसे यह कहते हुए सुना, बस 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहो, क्योंकि अगर तुम अभी हिल गई तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाऊंगा। फिर तुम्हें पहले मेरी भूख मिटानी होगी। उसने उसकी खुशबू को सूंघते हुए कहा। उसका परफ्यूम उसका पसंदीदा बन गया है क्योंकि उसे उसकी खुशबू सूंघना पसंद है जिससे उसका दिमाग शांत हो जाता है। जब जीमिंग ने उसकी बेशर्म बातें सुनी तो उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली और हल्के से बोली, तुम और भी बेशर्म होते जा रहे हो। लिवेई ने हंसते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, सच में मुझे लगता है कि तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो, इसीलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। जीमिंग ने उसके अजीब से शब्द सुनकर अपने होंठ भींच लिए। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उससे बहस करना बेकार है। मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई, उसने कहा जबकि वह उसे गले लगा रहा था। उसने अपना सिर उसकी गर्दन से उठाया लेकिन दूर नहीं गया और पूछा, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? अध्याय 375, मुझे अपने कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। लिवेई ने अपना सिर उसकी गर्दन से उठाया और उससे अलग हुए बिना उसे धीरे से देखा। जब उसने उस ओर ऐसी निगाह से देखा तो जीमिंग हल्के से शर्मा गई। वह उसे कसकर पकड़े हुए था और उसके कमर पर अपने हाथ लपेटे हुए था। जीमिंग मुस्कुराए और पूछा, क्या आपको श्रीमती वू का बेटा जियान यान याद है जिससे हम मॉल में मिले थे? जीमिंग की बातें सुनकर लिवेई का चेहरा उदास हो गया। वह उस आदमी को कैसे भूल सकता था? उसे आज भी याद है कि उस आदमी ने जीमिंग को कितनी गौर से देखा था। एक पुरुष होने के नाते वह उस नज़र के पीछे छिपे अर्थ को समझ सकता था। लिवेई का जबड़ा कस गया जब उसने जीमिंग को गंभीरता से देखा और पूछा, उसके बारे में क्या? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? लिवेई ने गंभीरता से पूछा तो जीमिंग हैरान रह गई। उसने अपनी कमर पर उसकी पकड़ मजबूत होती महसूस की। वह 1 मिनट के लिए उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गई और बोली, नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मैं उससे निंग शहर में मिली थी। वह मिस्टर हान की फिल्म में दूसरे मुख्य पुरुष कलाकार हैं और वह फिल्म में मेरे पार्टनर भी हैं। उसने मासूमियत से कहा। उसने उसे सच सच बताया क्योंकि इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा लिवेई जियान यान को भी जानती है, इसलिए उसने सोचा कि वह बाद में मिस्टर वू से मिल सकता है और अगर यह विषय उठता है तो लिवेई को इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। जीमिंग की बात खत्म होते ही लिवेई की नज़रें गहरी हो गईं। उसने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। दूसरा पुरुष प्रधान, फिल्म में पार्टनर। उन्हें ये सोचकर गुस्सा आया कि वह फिल्म में जीमिंग के खिलाफ अभिनय कर रहे हैं। हालांकि फिल्म में कोई अंतरंग दृश्य नहीं है, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे हैं जिन्हें उन्हें उनके साथ शूट करना है और जिसमें उन्हें करीब होना होगा। यदि उसकी आंतरिक भावना सही थी और जियान यान के मन में जीमिंग के लिए कुछ भावनाएं हैं जो सामान्य आकर्षण से अधिक मजबूत लगती हैं। यदि यह स्थिति किसी और की होती तो लिवेई को इसकी चिंता नहीं होती क्योंकि वह जानता है कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जियान यान अलग है। उसने गू शाओ से उसके बारे में पता लगाने को कहा और पता चला कि जियान यान, जिसका असली नाम वू यान है, उसका असली नाम है। जब वह हाई स्कूल में थे तब वह विदेश में पढ़ाई करने चले गए और वापस आने के बाद उन्होंने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की तैयारी की। श्री वू के विरोध के बावजूद उन्होंने उद्योग में प्रवेश किया। गू शाओ ने उन्हें बताया कि वह किसी की तलाश कर रहे हैं। हालांकि वह उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस लड़की को वह ढूंढ रहे थे वह उनके जीवन में बहुत महत्व रखती है क्योंकि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वह एक अभिनेता इसलिए बने हैं ताकि वह उस व्यक्ति को ढूंढ सकें। वह उस व्यक्ति को यह दिखाना चाहता था कि वह उसके सपने के साथ है और बस उसका इंतजार कर रहा है। गू शाओ को उस लड़की के बारे में कोई सुराग नहीं मिला, नहीं यह पता चला कि जीमिंग का उस लड़के से कोई रिश्ता है। फिर भी लिवेई उसके साथ उसके व्यवहार से असहज महसूस कर रहा था। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और उसके उदास चेहरे को देखा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। उसे नहीं पता कि उसका मूड अचानक क्यों बदल गया। लिवेई ने उसकी चमकती आंखों में देखा और आह भरी। उसने उसकी कमर को कसते हुए एक जटिल भाव से उसकी ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, लेकिन तुम उसके साथ कोई अंतरंग दृश्य नहीं कर सकती और उस आदमी से दूर रहो। अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे या तुम्हें ड्रिंक पर ले जाए तो उसे मना कर दो। उसके साथ कहीं अकेले मत जाना। उसने उसे काम करते हुए ये हिदायतें दी। जीमिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और आश्चर्य से पूछा, क्या मैं एक बच्ची हूँ जो पहली बार स्कूल जा रही हूँ? लेकिन रुकिए, इस दुनिया में यह मेरा पहला काम होगा। हालांकि उसे अभी भी लगा कि उसके निर्देश कुछ ज़्यादा ही थे। और तो और जियान यान कितना अच्छा लड़का है। उसने उसकी कई बातें छुपाने में मदद की और इस वर्कशॉप के दौरान उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने लिवेई की ओर देखा और उसकी बातों का खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसके उदास चेहरे को देखकर बहस करने की उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। चिंता मत करो, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने उसे आश्वस्त करने के लिए उसका कंधा थपथपाया।
लिवी ने उसे संदेह से देखा और कहा, उस दिन जब जिन लियांग ने तुम्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। मुझे तुम्हें कहीं भी अकेले भेजने में डर लग रहा है। तुम्हें इस कार्यशाला में भेजकर भी मैं पूरे दिन बहुत चिंतित रहा, उन्होंने होंठ फुलाते हुए कहा। जब जीमिंग ने उसे मुंह बनाते देखा तो उसके क्रोधी भाव बर्फ की तरह पिघल गए। वह जानती है कि अपहरण की घटना ने उसे बहुत डरा दिया था। इससे वह भी बहुत डर गई थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मार्शल आर्ट की सभी तकनीकों को जानने के बावजूद वह समय आने पर उनका उपयोग नहीं कर पाएगी। उसे याद आया कि उस समय उसका शरीर उस तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था जैसा वह चाहती थी और उसके मुंह के या लात में जो बल था वह उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि वह मार्शल आर्ट जानती है लेकिन वह अपने शरीर को मजबूत बनाए बिना कुछ नहीं कर सकती। उसे रोजाना व्यायाम करना शुरू करना होगा और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना होगा ताकि उसका शरीर इसकी आदत डाल सके, ताकि अगर वह फिर कभी इस तरह की स्थिति में आए तो वह अपनी रक्षा कर सके। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से उनकी एकाग्रता में भी सुधार होगा और अभिनय में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने से उसे भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। उसे लग रहा था कि उसे इस दुनिया की चिकित्सा प्रणाली के बारे में भी सीखने की जरूरत है। यदि पूरी तरह से नहीं तो कम से कम इतना तो होगा ही कि यदि वह उस स्थिति में पड़ जाए जैसा उसने पहले उस महिला के साथ किया था, उसे नई बीमारियों या उस समय अज्ञात बीमारियों के बारे में जानने की जरूरत थी। साथ ही पश्चिमी दवाओं और उनके प्रभावों के बारे में भी जानना था, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि इस दुनिया में किसी पर भी एक्यूपंक्चर का प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें यह पता न हो कि वे कौन सी दवा ले रहे हैं, तथा उन्हें उनके चिकित्सा इतिहास और उनके द्वारा ली जा रही पश्चिमी चिकित्सा के अनुसार उनका इलाज करने की आवश्यकता है। उसने इंटरनेट पर कई वीडियो देखे थे और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि यह समय उसके समय से कितना अलग है। जब वह अस्पताल में थी तो डॉक्टरों ने जिस तरह उसका इलाज किया उससे वह बहुत प्रभावित हुई। वह पश्चिमी चिकित्सा के बारे में कुछ बातें सीखना चाहती थी ताकि जब वे बीमारियों या दवाओं और उनके प्रभावों के लिए वैज्ञानिक नामों का उपयोग करें तो वह अनपढ़ महसूस न करें। उनकी पृष्ठभूमि मेडिकल की है, इसलिए वह इंटरनेट पर डॉक्टरों के कई वीडियो देखती हैं और कभी कभी मेडिकल ड्रामा भी देखती हैं। हालांकि ये सब सच नहीं थे, लेकिन इस तरह उसे पता चला कि ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में वह अनजान है। इसलिए उसे इस दुनिया की चिकित्सा पद्धतियों को सीखने की जरूरत है ताकि अगर वह फिर कभी ऐसी ही स्थिति में फंस जाए तो वह दूसरों की मदद कर सके। इसके अलावा वह अपनी चिकित्सा कौशल को सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं होने दे सकती क्योंकि वह इस नए शरीर में आई है। उसके पिता ने उसे सिखाया है कि कभी भी किसी मरीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि भविष्य में उसे ऐसी कोई समस्या आती है तो उसे मरीज का इलाज करने के लिए तैयार रहना होगा। वह सिर्फ इसलिए अपने मुख्य कार्य को नहीं भूल सकती क्योंकि उसने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश कर लिया है। अब समय आ गया है कि मैं अपने हुनर को निखारूं और अब जीमिंग न रहूं। मैं इस शरीर में रहकर भी लोगों की मदद कर सकती हूं। जीमिंग सोच रही थी कि कैसे खुद को एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाया जाए। अध्याय 376, क्या वह मुझे खा जाएगा। जीमिंग ने लिवेई के चेहरे पर चिंतित भाव को देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और उसका चेहरा अपनी गर्म हथेलियों के बीच थाम लिया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी उतनी कमजोर नहीं है जितनी दिखती है। वह घटना तो बस एक अपवाद थी और मैं वादा करती हूँ कि मैं भविष्य में अपना ध्यान रखूंगी और तुम्हें चिंतित नहीं होने दूंगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो अभी भी इस बारे में अनिश्चित थी। लेकिन जीमिंग ने लिवेई के शब्दों को काटते हुए उसके होंठों पर धीरे से अपने होंठ रख दिए। लिवेई उस समय दंग रह गया जब उसने अचानक उसे चूम लिया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता वह अलग हो गई और बोली, लिवेई, मुझे पता है कि आप अभी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, शूटिंग शुरू होने से पहले मैं खुद को और मजबूत बनाऊंगी। मैं अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत शुरू करने जा रहा हूँ। कोमा से बाहर आने और उस घटना से लगी चोटों के बाद मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए मुझे अपने शरीर को मजबूत और लचीला बनाने के लिए व्यायाम और ध्यान करने की जरूरत है। लिवेई उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। वह व्यायाम करना चाहती थी। पहले उसने उसे एक बार भी व्यायाम करते नहीं देखा, अगर देखा भी तो बस कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करती और फिर काम खत्म। लेकिन खुद को मजबूत और लचीला बनाने जैसे शब्द सुनकर उसे उस पर गर्व होता है। वह बदल गई है, लेकिन बेहतरी के लिए। जीमिंग ने उसके प्यार भरे हाव भाव देखकर अपनी बाहें उठाईं और गला साफ करते हुए कहा, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? मुझे भूख लगी है, तुम खाना कब बनाओगे? जब काफी देर बाद भी वह उसे छोड़कर नहीं गया तो उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लिवेई जो मूर्ख की तरह उस पर मुस्कुरा रहा था, उसने होश संभाला और उबले हुए पास्ता, सब्जियों और झींगों को देखा जो उसने तैयार किए थे। उसने आह भरी और उसकी कमर पर से पकड़ ढीली कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे उतरने में मदद कर पाता, उसने उसके गाल पर चुंबन लिया और उस स्थान को अपनी जीभ से चाट लिया। जीमिंग उसकी हरकत से स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, क्या तुम क्या कर रहे हो? उसके आगे बढ़ने से उसका चेहरा लाल हो गया है। चूमना तो ठीक है, पर चाटना तो अलग ही बात है। जब उसकी जीभ उसके गालों से छूती तो उसे अपने शरीर में बिजली का झटका सा लगता। लिवेई ने उसे देखते हुए अपने होंठ चाटते हुए चंचलता से मुस्कुराया और टिप्पणी की, हम स्वादिष्ट। मैं खाना खाने के बाद इसे खाने जा रहा हूँ। उसने जीमिंग को देखते हुए उसे देखा और पलक झपकाए। जब जीमिंग ने उसके शब्द सुने तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह मुझे खा जाएगा? उसने भौहें सिकुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों से उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। आह, तुम तो बहुत विकृत हो। वह चीखते हुए रसोई से बाहर भागी। लिवेई ने उसकी ओर देखा और हंस पड़ा जब उसने उसे डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह रसोई से बाहर भागते हुए देखा। 15 मिनट के बाद लिवेई अपने हाथों में एक ट्रे लेकर रसोई से बाहर आया जिसमें पास्ता की 2 सर्विंग थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह भोजन कक्ष में गया जो बैठक कक्ष के कोने पर था तथा बीच में 2 स्तंभों से अलग था और कुछ ऊंचाई पर था जिससे वह आलीशान लग रहा था।
लिविंग रूम से गुजरते समय उसने जीमिंग को देखा जो लिविंग रूम में सोफे पर आराम से बैठी थी और अपने फ़ोन पर ब्राउज कर रही थी। उसने उसे परेशान नहीं किया और सावधानीपूर्वक ट्रे को खाने की मेज पर रख दिया। जीमिंग पश्चिमी चिकित्सा के बारे में खोज कर रही थी और कुछ बुनियादी बातें जानना चाहती थी जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। उसने अपनी खोज में आने वाले सभी वीडियो को देखा और वह अभी भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि यह चीज़ कितनी अद्भुत है। वह इंटरनेट पर कुछ भी खोज सकती है और उससे बहुत कुछ सीख सकती है। यूमेई भी उससे बेहतर जानती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके पास जीमिंग की यादें हैं, इसलिए अब उसे इसका इस्तेमाल करने में महारत हासिल है, लेकिन जब उसके पास उसकी यादें नहीं थीं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना वाकई मुश्किल था। यूमेई ने उसे अस्पताल में रहते हुए और हाल ही में इस दुनिया में आने पर कई बार इसका इस्तेमाल करना सिखाया है। लेकिन जब उसे जीमिंग की यादें मिलीं तो वह हैरान रह गई कि यह छोटी सी चीज़ इतने सारे काम कर सकती है। वह दूर बैठे किसी व्यक्ति को कॉल कर सकती है, वीडियो कॉल के जरिए उससे मिल भी सकती है। इतना ही नहीं, वह घर बैठे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जो चाहे सीख सकती है। ये दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। खाने की मेज पर बर्तन रखने के बाद लिवी लिविंग रूम की ओर चला गया। वह मेज के सामने खड़ा हो गया और जीमिंग को देखने लगा जो आराम से सोफे पर बैठी अपना फ़ोन देख रही थी। उसने 1 मिनट के लिए भी ऊपर नहीं देखा और अपने फ़ोन पर व्यस्त रही। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके माथे पर शिकन आ गई और उसने सोचा वह किस काम में इतनी व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली और सोफे के पीछे चला गया। वह उसके पीछे खड़ा होकर उसके फ़ोन में झांकने लगा। जब उसने देखा कि वह क्या देख रही है तो उसकी निगाहें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऑटिज्म, लिवेई ने उलझन में जोर से कहा। उसने सोचा कि शायद वह किसी से बातें कर रही होगी या किसी कामुक चीज़ को देख रही होगी, इसलिए उसे उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। वह उसे चिढ़ाने की योजना बना रहा था लेकिन यहाँ उसे आश्चर्य हो रहा था। वह ऑटिज्म के बारे में देख रही थी। वह अपने फ़ोन में ऑटिज्म के बारे में लेख इतनी एकाग्रता से पढ़ रही थी कि वह इसका कारण समझ ही नहीं पाया। उनके परिवार में कोई भी बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है और न ही उनके रिश्तेदारों में कोई बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है, तो फिर वह इस तरह के लेख में इतनी तल्लीन क्यों थी। जीमिंग, जो ध्यान केंद्रित कर रही थी और ऑटिज्म तथा इसके उपचार के तरीकों के बारे में पढ़ रही थी, जब उसने लिवेई की आवाज़ सुनी तो वह चौंक गई। आओ कहते हुए वह लगभग अपना फ़ोन गिरा ही देती, लेकिन लिवेई की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण उसने उसे पकड़ लिया। जीमिंग शर्मिंदा थी क्योंकि उसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह चूक गई। शुक्र है कि लिवेई ने समय रहते उसे पकड़ लिया, वरना उसका फ़ोन अब तक टूट चुका होता। वह कड़वी मुस्कान के साथ यह महसूस करने लगी कि इस दुनिया में आने के बाद से उसकी सजगता बहुत खराब हो गई है। पिछले जन्म में वह युद्धकला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत कुछ जानती थी, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में आने के बाद वह बेकार हो गई है। हाँ यश, मैं उस दुनिया में भी इतनी महान नहीं थी। उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसे याद आया कि इतने सारे कौशल होने के बावजूद भी वह अपने पिछले जीवन में प्रभावशाली नहीं थी। मुझे अपने शरीर पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, वह बुदबुदाई क्योंकि वह सोच रही थी कि उसे अपने शरीर पर काम करने की ज़रूरत है और साथ ही अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने दिमाग को भी प्रशिक्षित करना होगा। अध्याय 377। क्या आपको शैंपेन किसी भी चीज़ से ज़्यादा पसंद नहीं थी? लिवेई ने राहत की सांस ली जब उसने उसका फ़ोन कालीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। फ़ोन पकड़ने के लिए वह उसकी तरफ झुका और झुक गया। जीमिंग का चेहरा उससे बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसने उसकी बातें सुनी जब वह खुद से बुदबुदा रही थी और पूछा, तुम क्या बुदबुदा रही हो? तुम्हें अपने शरीर पर क्या करना चाहिए? वह खड़ा हो गया और उसे फ़ोन दे दिया। वह उसकी सारी बातें नहीं सुन पाया क्योंकि वह धीमी आवाज़ में बोल रही थी और उसके लिए सब कुछ सुनना कठिन था। जीमिंग को हैरानी हुई जब उसने अचानक उससे एक सवाल पूछा। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मुझे अपनी सजगता बेहतर करने के लिए योग और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। मैं फ़ोन भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो शायद अब तक टूट चुका होता। उसने अफसोस के साथ कहा। यह अजीब लगता है कि उसे अपने कौशल पर शुरू से ही काम करने की ज़रूरत है और जिन कौशलों में वह विशेषज्ञ थी उन पर उसे शुरू से ही काम करने की ज़रूरत है। उसके पास करने के लिए बहुत सारा काम है। सांस। लिवेई ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। वह ऐसी क्यों दिख रही है जैसे उसने अभी अभी कोई महत्वपूर्ण मैच हारा हो। उसने तो बस उसका फ़ोन गिरने से बचाया था। वे कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। लिवेई ने विषय बदलने की कोशिश की और पूछा, आप ऑटिज्म के बारे में इतनी गंभीरता से क्यों पढ़ रहे थे कि आपको पहले मेरी उपस्थिति का पता भी नहीं चला? जीमिंग अपना फ़ोन देख रही थी और जब उसने उससे ऑटिज्म के बारे में लेख पढ़ने के बारे में पूछा तो वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। वह घबराई हुई नज़रों से उसकी ओर देखने लगी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसा करने का कारण बताना चाहिए या नहीं। अस्पताल में मिले उस बच्चे के बारे में उसे कुछ संदेह था और उसे लग रहा था कि बच्चे में ऑटिज्म के कुछ लक्षण हो सकते हैं। उसने उस बच्चे को कुछ ही देर के लिए देखा था, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह उसके बारे में कुछ लेख पढ़ना चाहती थी क्योंकि इंटरनेट उसे कोई भी जानकारी दे सकता था जो वह चाहती थी। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने उसे दुनिया भर के डॉक्टरों के कई शोध पत्र और लेख दिखाए तथा ऑटिज्म और इसके उपचार में विकास के बारे में उनके शोध दिखाए। वह कई बातें जानकर आश्चर्यचकित थी क्योंकि वे उसके लिए अज्ञात थीं, लेकिन वह उन्हें समझ सकती थी क्योंकि वे चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थीं। यद्यपि कई वैज्ञानिक शब्द उसके लिए अपरिचित थे, फिर भी वह लेखों का अर्थ समझने में सक्षम थी। जहाँ तक उन्होंने शोध किया है, उन्हें इस बात का प्रबल आभास था कि बच्चा ऑटिज्म की प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है। यद्यपि लेखों में उन्होंने पाया कि ऑटिज्म का कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन ऐसे तरीके हैं जिनसे इसे और अधिक खराब होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा कई ऑटिस्टिक बच्चे बड़े होने पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति बदतर हो सकती है यदि उनका उपचार समय पर शुरू नहीं किया गया।
किसी वजह से वह उस बच्चे के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही है। अगर उस बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिख रहे हैं तो अगर वह अपने रूखे पिता के साथ रहे जो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है तो उसकी हालत और भी बदतर हो सकती है। ऑटिस्टिक बच्चों के साथ देखभाल और प्यार से व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी हर क्रिया और हर उस चीज़ के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए जिसे सामान्य बच्चे आसानी से कर सकते हैं, और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनकी प्रशंसा की जाए तो इससे उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है। मैत्रीपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण उनके स्वास्थ्य लाभ को बेहतर बनाता है, लेकिन अगर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाए तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे हिंसक हो सकते हैं, यहाँ तक कि अवसाद में भी जा सकते हैं और हालात बिगड़ने पर खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अल्पविराम। लिवेई ने ज़ीमिंग की ओर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह अचंभित थी और कुछ सोच रही थी। ज़ीमिंग, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? उसने उससे गंभीरता से पूछा। ज़ीमिंग अपने विचारों से जागी और उसकी ओर देखा। ये कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ सोच रही थी, उसने धीरे से कहा। लिवेई ने सिर हिलाया और भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। उन्होंने अभी भी उनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वह ऑटिज्म के लेखों को इतनी गंभीरता से क्यों देख रही हैं। उसने आह भरी और उसे आगे नहीं बढ़ाया और बात बदल दी। खाना तैयार है, चलो खा लेते हैं। उसने उसे बताया कि खाना तैयार है और उसे भोजन कक्ष की ओर धकेल दिया। भोजन कक्ष में ज़ीमिंग लिवी द्वारा बनाए गए पास्ता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये स्वादिष्ट लग रहा था और खूबसूरती से परोसा गया था। ज़ीमिंग ने अपनी भौहें उठाईं और संतुष्टि में सिर हिलाया। लिवेई ने एक सज्जन की तरह उसके लिए एक कुर्सी खींची और उसे बैठने का इशारा किया। ज़ीमिंग हल्के से हंसी और बैठ गई। 1 मिनट रुको, लिवेई ने उसे कांटा उठाने से पहले ही रोक दिया। ज़ीमिंग ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा क्योंकि उसने उसे जल्दी में भोजन कक्ष से बाहर जाते देखा था। वह सोच रही थी कि उसने उसे क्यों रोका और चला गया। वह सोच ही रही थी कि तभी उसने उसके कदमों की आहट सुनी। उसने पलटकर देखा तो लिवी के हाथ में शराब की एक बोतल और 2 गिलास थे। ज़ीमिंग ये देखकर हैरान रह गई कि वह अपने साथ शराब लाया था। उसने पहली बार शराब तब पी थी जब वज़ी हवेली गई थी और उस दिन नशे में धुत हो गई थी। उसे याद आया कि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। उसने उस दिन खुद से वादा किया था कि वह अब कभी शराब नहीं पिएगी, लेकिन जब उसने उसके हाथों में शराब की बोतल देखी तो वह उत्सुकता में एक घूंट पी गई। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वाइन का स्वाद बहुत अच्छा था। उसने उस दिन रेड वाइन पी थी जो उसके स्वाद के लिए बहुत अच्छी थी। इससे पहले उन्होंने केवल पारंपरिक शराब ही पी थी जिसे उन्हें महत्वपूर्ण अवसरों पर पीना होता है क्योंकि इसे विशेष अवसरों पर पीने के लिए शुभ माना जाता है। महिलाओं के लिए बिना किसी विशेष अवसर के शराब पीना अच्छा नहीं था क्योंकि सम्मानित परिवारों की महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में महिलाएं अपनी मर्जी से शराब पी सकती हैं और वह भी बिना किसी विशेष अवसर के। लिवेई ने शैंपेन की बोतल मेज पर रखी और कहा, मैं शैंपेन अपने साथ लाया हूं क्योंकि मुझे लगा कि यह पास्ता के साथ अच्छी लगेगी। ज़ीमिंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, शैंपेन? ज़ीमिंग को अपनी यादों से पता है कि शैंपेन नामक शराब होती है, लेकिन उसने अब तक केवल रेड वाइन ही देखी है, इसलिए वह इस क्षेत्र में थोड़ी अनभिज्ञ थी। लिवेई ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें शैंपेन ज़्यादा पसंद नहीं आया? लिवेई उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गया। उसने उसकी पसंद नापसंद के बारे में खोजबीन की और पाया कि उसे रेड या वाइट वाइन से ज़्यादा शैंपेन पसंद है। यही कारण है कि वह अपने पास मौजूद सबसे महंगी आयातित शैंपेन को खोलना चाहता था। ज़ीमिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और झिझकते हुए मुस्कुराए। वह भूल गई कि यह ज़ीमिंग की पसंदीदा चीज़ थी। उसने लिवी की तरफ देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, कुछ नहीं, मैं तो बस इतनी खुश थी कि तुम ये लाए। लिवी मुस्कुराई और उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसके लिए एक गिलास में शैंपेन डाली और गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। अब तुम खा सकती हो। उसने उसे इशारा किया कि वह पास्ता चख कर देखे जो उसने उसके लिए बनाया है। अध्याय 378 इस लड़की के कई चेहरे हैं। ज़ीमिंग ने लिवेई द्वारा बनाए गए पास्ता को देखा और कांटे से उसे चखने लगी। जब उसने एक निवाला खाया तो लिवेई उत्सुकता से उसे घूर रहा था। उसने पहली बार किसी के लिए खाना बनाया था और वह व्यक्ति उसकी पत्नी थी। वह उसके सामने बिल्कुल सही दिखना चाहता था। वास्तव में ऐसे बहुत कम व्यंजन हैं जिन्हें वह बना सकते हैं और झींगा क्रीम पास्ता उनमें से एक है। ज़ीमिंग ने जब पास्ता चखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पास्ता बहुत मलाईदार और बिल्कुल सही मसालेदार था। झींगों का स्वाद इतना अच्छा है कि वह उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती। उसने लिवेई की तरफ देखा और आश्चर्य से बोली, वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हो। बढ़िया। ज़ीमिंग ने पास्ता का एक और निवाला लेते हुए उसकी तारीफ की। लिवेई उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसने अपनी खासियत का खाना बनाया। हालांकि वह पहली बार उसके लिए खाना बना रहा था, फिर भी उसे खुशी खुशी अपना बनाया खाना खाते देखना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पास्ता खाते हुए उसकी ओर देखते हुए अपने गिलास से शैंपेन का एक घूंट लिया। ज़ीमिंग, जो पास्ता खा रही थी और शैंपेन पी रही थी, बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि इस दुनिया के खाने के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आजकल लोग पश्चिमी खाना बहुत खाते हैं और ज़ीमिंग को भी वह पसंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे पश्चिमी खाना भी पसंद था। हालांकि पारंपरिक खाना सबसे अच्छा होता है, फिर भी उसे पश्चिमी व्यंजन भी पसंद हैं। इस दुनिया में आने के बाद उसने नए व्यंजनों को चखा और इससे उसे एहसास हुआ कि अगर वह उन्हें चखे बिना मर गई तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। लिवेई ने उसे खुशी से खाते हुए देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। जी राजवंश। झाओमिंग ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और शर्मिंदगी के कारण फर्श को देख रही थी। आखिर उसने सबके सामने जी चेंग को गले लगा ही लिया। हालांकि उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं ने इसे ज़रूर बड़ा बना दिया। वह इसके बारे में शर्मिंदा क्यों नहीं होगी?
जी चेंग ने उसकी ओर देखा और उसके लाल हो चुके गालों को देखकर तथा शर्म से उसने अपना सिर नीचे झुकाकर रखा था। ये देखकर वह हल्के से मुस्कुराया। अभी कुछ समय पहले ही उसने बहादुरी से यूकांग द्वारा की गई धोखाधड़ी का खुलासा किया और अचानक वह एक शर्मीली और शर्मिंदा लड़की बन गई। इस लड़की के इतने सारे चेहरे हैं। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि यह महिला हर बार इतनी अलग और तरोताजा कैसे दिखती है। वो मिनटों में बदल जाती है। कभी वो प्यारी और अपरिपक्व होती है तो कभी कुछ अविश्वसनीय करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। उसे लगता है कि झाओ मिंग वो झाओ मिंग नहीं है जिसे वो पहले जानता था, या शायद वो उसे ठीक से जानता ही नहीं था। जब जी चेंग झाओ मिंग को घूरने में व्यस्त था, वेनरू ने किसी से सामने का गेट बंद करने के लिए कहा। गेट बंद होने के बाद झाओ मिंग ने अपना सिर उठाया और पाया कि जी चेंग अपनी आंखों में एक स्पष्ट निगाह से उसे घूर रहा था। जी चेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वेनरू को स्थिति असहज लगी, इसलिए उन्होंने बातचीत शुरू करते हुए कहा, आह झाओ मिंग, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सचमुच खेद है। युकान के गंदे कामों का खुलासा करके तुमने मेरी बहुत मदद की और बदले में तुम्हें ऐसे घिनौने शब्द सुनने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि युकांग इतना घटिया इंसान है। वह हमेशा मेरे परिवार के सामने एक वफादार और शिष्ट व्यक्ति होने का दिखावा करता था, इसलिए किसी को उस पर कभी शक नहीं हुआ। वह इतने लंबे समय से मेरे परिवार के साथ काम कर रहा था और फिर भी उसने हमें धोखा दिया। अगर आप ना होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने अपनी दुकान एक चोर के हाथों में दे दी है। वेनरू ने झाओ मिंग को धन्यवाद दिया और साथ ही माफ़ी भी मांगी। वह वास्तव में उसके लिए आभारी है, क्योंकि यदि वह न होती तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि युकांग ने दुकान से कितनी धनराशि चुराई है। झाओ मिंग ने वेनरू की ओर देखा और उसे एक विनम्र मुस्कान दी। मैंने कुछ खास नहीं किया भाई वेन, आखिरकार हम परिवार हैं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाए। और उसने जो कहा उसके बारे में भी झाओ मिंग युकांग के शब्दों के बारे में सोचते हुए रुक गई। उसका चेहरा काला पड़ गया। जी चेंग ने उसकी तरफ देखा और उसके हाव भाव बदलते देखे। उसके परेशान हाव भाव देखकर उसका दिल दुख गया, क्योंकि किसी ने उसके सामने उसके बारे में इतनी घिनौनी बातें कहने की हिम्मत की थी। जब उसने उसकी उदास अभिव्यक्ति देखी तो उसके हाथ मुट्ठियों में बदल गए। झाओ मिंग ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और वेनरू को फिर से देखा। उसने जो शब्द कहे, मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगता है क्योंकि कोई भी मेरे या किसी और के बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकता। लेकिन तुम्हें उसकी तरफ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। मुझे उसकी बातों की ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आज उसके कहे शब्दों को नहीं भूलूंगी और उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसने दृढ़ता से कहा। युकांग तो बस एक नौकर था, फिर भी उसने उससे ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। हालांकि उसे लड़ाई झगड़े वगैरह पसंद नहीं, पर वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वेनरू ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। उसकी बातें सुनकर वह हैरान रह गया, क्योंकि जिस झाओ मिंग को वह जानता था वह बहुत दयालु और करुणामयी था। वह बहुत जल्दी भावुक हो जाती थी और युकांग को माफ़ कर सकती थी, क्योंकि उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे युकांग वाकई हैरान रह गया। जी चेंग झाओ मिंग के दृढ़ रवैये को देखकर मुस्कुराए और उसने कहा कि उसने उस आदमी को सिर्फ इसलिए माफ़ नहीं किया क्योंकि उसका एक परिवार है। जो लोग अपने गलत कामों को छिपाने के लिए अपने परिवार का इस्तेमाल करते हैं, वे घृणित लोग हैं, क्योंकि यदि आप अपने परिवार के बारे में इतने चिंतित हैं तो आपको पहले ही गलत काम नहीं करना चाहिए था। कुछ अपमानजनक कार्य करने के बाद सजा से बचने के लिए अपने परिवार का उपयोग करना एक घटिया चाल है। चलो चलें, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम थक गई होगी। जी चेंग झाओ मिंग के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे आराम करने के लिए कहा। वह उसके माथे पर पसीने की बूंदें देख सकता था और उसका चेहरा इस समय कितना पीला पड़ गया था। उसे चिंता थी कि इस तरह की घटना से उसे तनाव हो सकता है और वह बीमार पड़ सकती है। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और उसे अपने बारे में चिंतित देखकर मुस्कुराए। वह आज भी नहीं भूल पाती कि उसने उसके लिए युकांग को कैसे पीटा था। ये बहुत संतोषजनक और सुखद एहसास है। अध्याय 379। हम यहाँ एक रात रुकने वाले हैं। झाओ मिंग को आश्चर्य हुआ जब जी चेंग ने अचानक उसकी बाँह खींचकर उसे आराम करने के लिए कहा। हालांकि वह थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, क्योंकि युकांग की बातें सुनने के बाद से उसका सिर दर्द कर रहा था। यद्यपि इससे उसे तनाव नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसे अपने साथ पहले घटी सभी घटनाएं याद आ गईं, वह काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगी। वेनरू ने झाओ मिंग की ओर देखा और कहा, हाँ भाई सही कह रहे हैं, आपको जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी आराम कर लूँ तो मुझे इधर उधर देखने का समय ही नहीं मिलेगा। क्या हमें थोड़ी देर में महल के लिए निकलना नहीं है? मैं सोकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। वापस जाकर गाड़ी में आराम कर लूँगा। अभी मैं आराम नहीं करना चाहती और इधर उधर देखना चाहती हूँ। झाओ मिंग ने यह कहते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि वह सोना नहीं चाहती। वह सुबह जल्दी उठ गई और उस धीमी गाड़ी में इतनी दूर तक यात्रा की, सिर्फ सोने के लिए। जब उसने सिर्फ इस यात्रा के लिए इतना कुछ किया है तो वह अपना समय ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती है? और उसे तो ये भी नहीं पता कि भविष्य में महल से बाहर आने के उसे कितने मौके मिलेंगे। जी चेंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा दीं। वह आराम नहीं करना चाहती, क्योंकि वह सोने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन वह उसका चेहरा देख सकता था जो पीला पड़ गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। अगर उसने आराम नहीं किया तो वह फिर से बेहोश हो सकती थी। वह उसके स्वास्थ्य के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उसने आह भरी और वेनरू की ओर देखा। हमारे रहने के लिए एक कमरा तैयार करो, हम यहाँ एक रात रुकने वाले हैं। वेनरू को आश्चर्य हुआ जब जी चेंग ने अचानक उनसे उनके लिए एक कमरा तैयार करने को कहा। कमरा? तुम यहाँ रह रहे हो? सच में? वेनरू हैरान थी, क्योंकि जी चेंग कभी भी ऐसी जगह नहीं रुका था। वह केवल उन स्थानों पर ही सोते हैं जहाँ पहले से तैयारी कर रखी गई हो, और झाओ मिंग इस तरह महल से बाहर रहने वाली पहली महिला होंगी।
अब तक केवल महारानी डोवेगर ही इस तरह बाहर रह सकती थीं और वह भी उन स्थानों पर जो विशेष रूप से उनके लिए तैयार किए गए थे। जियाओली कई बार मंदिरों में जाने या महारानी डोवेगर से मिलने महल से बाहर गई है, लेकिन ये यात्राएं सिर्फ एक दिन की होती थीं और वह कभी भी इस तरह रात भर बाहर नहीं रुकी थी। अब न सिर्फ झाओ मिंग बल्कि जी चेंग भी रॉयल ब्रश में रह रहे थे। ये वेनरू के लिए सम्मान की बात थी। जी चेंग ने वेनरू के पुष्टिकरण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और झाओ मिंग की ओर देखा। आप बाद में देख सकते हैं, अब हम चलकर आराम करते हैं। झाओ मिंग अवाक रह गया। आखिरकार उसने अपनी यात्रा एक दिन से बढ़ाकर 2 दिन कर दी थी क्योंकि वह चाहता था कि वह थोड़ा आराम करे। वह उत्साहित हो गई क्योंकि अब वह इस जगह पर एक रात रुक सकती थी। वह अपने उस महल के कमरे से ऊब चुकी थी। हाँ, मैं जाकर आराम करूंगी महाराज, आप सबसे अच्छे हैं। उसने खुशी से अपने हाथ जोड़े और चमकती आंखों से जी चेंग को देखा। जी चेंग ने सामने खड़ी महिला की तरफ देखा जो अपनी चमकती आंखों से उसे देख रही थी और बड़ी प्यारी हरकतें कर रही थी। उसे इस तरह देखते देख उसके होंठों पर स्वतः ही मुस्कान आ गई। जैसा कि जी चेंग ने कहा, वेनरू ने उनके लिए एक कमरा तैयार किया और उन्हें अपना कमरा दिया जो मंडप में सबसे बड़ा कमरा था और उन दोनों के रहने के लिए पर्याप्त आलीशान था। वेनरू उन्हें अपने कमरे में ले गया। झाओ मिंग ने वेनरू को क्षमा याचना करते हुए कहा, भाई वेन, आपको अपना कमरा हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी अतिरिक्त कमरा ठीक रहेगा। उसे उसका कमरा इस्तेमाल करने में असहजता महसूस हुई और उसे दूसरे कमरे में सोना पड़ा। जी चेंग ने वेनरू की ओर देखा तक नहीं और बेडरूम में बिस्तर तक चला गया और उस पर ऐसे बैठ गया जैसे वह उसका अपना कमरा हो। झाओ मिंग अंडस्को वेनरू अंडस्को जी चेंग को इतना घमंडी और दबंग व्यवहार करते देख वेनरू ने हल्के से उपहास किया। लगता है उसने इसे अपना कमरा ही समझ लिया है, लेकिन कम से कम झाओ मिंग ने इतना तो लिहाज दिखाया कि उनसे पूछा कि क्या वे दूसरे कमरे में सो सकते हैं। हालांकि वह ऐसा नहीं करता क्योंकि वे उसके मेहमान थे और सम्राट और महारानी थे। वह उन्हें किसी खाली कमरे में कैसे सोने दे सकता है। उसने झाओ मिंग की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे कमरे में सो सकता हूँ और मैंने नौकरों से चादरें और कंबल बदलवा दिए हैं, इसलिए तुम्हें इसके बारे में असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा और उसे आश्वस्त किया कि उसे किसी और के बिस्तर पर सोने में असहजता महसूस नहीं होगी। झाओ मिंग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वेनरू का व्यक्तित्व देखकर जब वे पहली बार मिले थे उसने सोचा भी नहीं था कि वह दूसरों के प्रति इतना विचारशील हो सकता है। इसके बाद वेनरू ने यह देखकर कमरा छोड़ दिया कि जी चेंग को कोई दिलचस्पी नहीं है और वह चाहती थी कि वह बाहर निकल जाए। वह चतुर है, इसलिए उसकी निगाह का मतलब समझ गया और चुपचाप चला गया। वेनरू के जाने के बाद झाओ मिंग बिस्तर की ओर चला गया और उसके किनारे पर बैठ गया। जी चेंग बिस्तर के एक तरफ पीठ टिकाए बेड स्टैंड पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं मानो वह सो रहा हो और उसके दोनों हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से को सहारा दे रहे थे। जब झाओ मिंग बिस्तर के किनारे पर बैठी तो उसने उसकी आवाज़ सुनी, लेट जाओ और सो जाओ। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और आंखें बंद करके कहा। झाओ मिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, लेकिन अब सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि किसी और के बिस्तर पर सोना अजीब लगता है, उसने अजीब तरह से कहा। हालांकि वेनरू ने कहा है कि उन्होंने पहले ही बिस्तर बदल दिया है, लेकिन यहाँ सोना अजीब लगता है। जी चेंग ने उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब वह उसकी ओर मुड़ा तो झाओ मिंग ने अपने होंठ भींच लिए और उसे घूरने लगी। जब वह उसे इस तरह घूरता है तो उसे अजीब लगता है। अध्याय 380 किसी और के कमरे में सोना आपके लिए असुविधाजनक होगा। उसकी बातें सुनकर जी चेंग ने आंखें खोलीं। उसके दोनों हाथ उसके सिर के पीछे थे और वह आराम कर रहा था। वह झाओ मिंग की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में देखा। तुम सही कह रही हो, किसी और के कमरे में सोना तुम्हारे लिए असहज होगा। उसने अपने हाथ नीचे करके अपनी छाती पर रख लिए और झाओ मिंग की बातों के बारे में सोचने लगा। झाओ मिंग उसे असमंजस में देख रहा था जबकि जी चेंग अजीब व्यवहार कर रहा था। वह असमंजस में उसे देख रही थी कि तभी वह अचानक लेटने को तैयार हो गया। जी चेंग बिस्तर पर लेट गया जबकि उसने खुद को एक कंबल से ढक लिया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर उसे भी लेटने का इशारा किया। झाओ मिंग ने उसे आश्चर्य से देखा क्योंकि उसने अभी अभी उसे बताया था कि दूसरों के बिस्तर पर लेटना अजीब लगता है और यहाँ वह उसे लेटने के लिए आग्रह कर रहा था। जी चेंग ने उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी और कहा, अगर आपको असहज महसूस हो रहा है तो आपको बिस्तर पर सोने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं और मेरी तरफ करवट ले सकती हैं, तब आपको असहज महसूस नहीं होगा। उसने इतनी सहजता से कहा कि झाओ मिंग को भी एक मिनट के लिए लगा कि वह सही था। उसने उसके चेहरे की ओर देखा और उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा तथा उसे लगा कि वह बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सोचकर उसके कान लाल हो गए कि वह चाहता है कि वह उससे लिपट कर सोए। अगर वह ऐसे सोएगी तो वे बहुत पास पास हो जाएंगे। उसने आंखें झपकाईं, तभी अंदर से आवाज आई, शी मिंग, किसका इंतजार कर रही हो? इस आदमी ने आज तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है और इस दुनिया में तुम कानूनी तौर पर उसकी पत्नी हो। उसके साथ लिपट कर सोने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा आप उस दिन उसे गले लगाकर सो गए थे। भले ही यह एक गलती थी, लेकिन चूंकि आप ऐसा एक बार कर चुके हैं इसलिए इस पर दोबारा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे याद आया कि उस दिन सोते समय उसने उसे गले लगा लिया था जब सुबह सुबह जियोली और वेंजू उनके कमरे में दाखिल हुए थे। जब सारे विचार उसके दिमाग में घूमने लगे तो उसका चेहरा लाल हो गया। जीमिंग अपने मन में उलझन में थी। उसका एक हिस्सा उसे चिल्ला रहा था कि इस मौके का फायदा उठा और उसके साथ सो जा। ये बस गले लगना है, ऐसा नहीं है कि वह उसके साथ कुछ कर रही है। लेकिन उसका एक हिस्सा ये भी कह रहा था कि किसी और के पति के साथ ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं है। आखिरकार झाओ मिंग उसकी पत्नी है, वह नहीं। इसके अलावा वह झाओ मिंग से प्यार करता है।
ऐसा नहीं है कि वह झाओ मिंग से नफरत करता था और अब अचानक उससे प्यार करने लगा है। वह हमेशा उससे प्यार करता था और जब वह कोमा से बाहर आ गई तो वह उसके प्रति अधिक चौकस और सावधान रहने लगा। झाओ मिंग हैरान सी नज़रों से जी चेंग को घूर रही थी और अपने विचारों में खोई हुई थी। जी चेंग ने उसके हाव भाव देखे और अपने होंठ भींच लिए। उसने और कुछ भी इंतजार नहीं किया और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। झाओ मिंग जो अपने विचारों में खोई हुई थी चौंक गई और तुरंत जी चेंग के ऊपर गिर पड़ी। जब उसने उसे खींचा तो उसके बाद उसके चेहरे पर गिर गई और उसकी दृष्टि ढक गई और उसका ऊपरी शरीर उसके ऊपर गिर गया। झाओ मिंग का चेहरा उसकी गर्दन के कोने में गिर गया और वह उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। वह बस उसे नीचे लिटाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे खींचा, लेकिन वह अपना संतुलन खो बैठी और उसके ऊपर गिर पड़ी। उसका ऊपरी आधा शरीर लगभग उसके ऊपर था और वह उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था, जिससे उसकी सांसें भारी हो गई थीं। उसे उसकी गर्दन से लेकर अपने शरीर के निचले हिस्से तक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी। उसका शरीर गर्म होने लगा। झाओ मिंग उसके इस तरह गिरने से दंग रह गई। उसने उठने के लिए अपना एक हाथ उसकी छाती पर और एक पीछे तकिए पर रखा, लेकिन जी चेंग ने अपना हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा और उसे अपनी ओर धकेल दिया। वह हतप्रभ रह गई, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके होंठ उसकी ठोड़ी पर पड़ गए, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इससे उसे याद आया कि कैसे उसने पिछले दिन उसकी ठुड्डी पर किस किया था। अब उसने उसकी ठुड्डी पर किस किया। क्या वह सचमुच इस आदमी के कारण अपना आत्मनियंत्रण खो रही थी? लेकिन रुको, इस बार मेरी गलती नहीं थी कि मैंने उसकी ठुड्डी पर किस किया। उसने ही मुझे अपनी ओर खींचा था। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसकी कोई गलती नहीं थी। वह फिर से उठना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि जी चेंग ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसने अपना सिर मुश्किल से उठाया और परेशान स्वर में पूछा, महाराज, मुझे उठना होगा। क्यों? झाओ मिंग ने उसके चेहरे पर किसी भी भाव को न देखकर अपनी आंखें झपकाईं। क्यों से उसका क्या मतलब है? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही उसके ऊपर लेटी रहनी चाहिए? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है या क्या? उसके एक शब्द के सवाल से वह नाराज हो गई। क्योंकि मैं उठना चाहती हूँ। इस तरह से उठना बहुत असुविधाजनक है। उसने विरोध किया क्योंकि इस असुविधाजनक स्थिति के कारण उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। जी चेंग असहज महसूस कर रहा था क्योंकि वह उसके ऊपरी शरीर को अपने ऊपर महसूस कर सकता था और उसके मुलायम स्तन उसके शरीर से रगड़ रहे थे। वह खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की और कहा, ओह, मैं समझ गया। झाओ मिंग ने सोचा कि अब वह उसकी पीठ पर से अपनी पकड़ खो देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंडस्को, क्या उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया? झाओ मिंग जोर लगाकर उठने को तैयार थी, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसने उसके शब्द सुन लिए। उसका स्वर अत्यंत कोमल था, जिससे उसे अजीब महसूस हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर वह कुछ नहीं कह सकी और उस स्थिति में उसके कुछ कहने का इंतजार करती रही। वह गुनगुनाई और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। क्या आपके पास अपनी यादें नहीं हैं? उसकी बातें सुनकर झाओ मिंग की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसकी बातें सुनकर उसका शरीर अकड़ गया। वह घबराहट में बोली, वह ये सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? और वह मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? आह, मेरी गर्दन! वह अंदर ही अंदर दर्द से चिल्लाई। वह जिस स्थिति में थी वह बहुत असुविधाजनक थी, क्योंकि उसका ऊपरी शरीर उसकी ओर झुका हुआ था और उसका चेहरा उसकी गर्दन की ओर था। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था और उसके अचानक पूछे गए सवाल के कारण उसे सिरदर्द भी होने लगा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।